को प्रोत्साहित करते हैं। और भारत में भी ये मांग थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उसमें एक शुरुआत के समय भारत की जो उद्योग जगत है वो कोई ऐसा नहीं बोलता है हमें परमानेंटली आप सपोर्ट दो, परमानेंटली सब्सिडी चाहिए। जैसे स्कूटर को स्टार्ट करने वक्त एक किक मार के किक स्टार्ट करते हैं, एक प्रकार से पीएलआई स्कीम को उस दृष्टिकोण से बनाया गया कि कैसे उद्योग जगत को हम शुरुआत के समय में जो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस है, और ये बहुत सोचे समझी रणनीति के तहत हुआ। कमेटी बैठी, हर इंडस्ट्री का स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया किस इंडस्ट्रीज में भारत में क्षमताएं हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसमें से 14 सेक्टर आइडेंटिफाई हुए जिसको 4-5 साल के लिए हम सपोर्ट दें। उस सपोर्ट से वो ग्रो करें और फिर स्थापित हो जाए भारत में, भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएं और भारत में भी लाखों लोगों को नौकरी मिले। जब एक उद्योग आता है तो उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एमएसएमईज सप्लायर्स के रूप में उसमें आती है। एक आसपास के इलाके में ढाबे लगते हैं, होटल लगता है, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, तो एक पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मुझे खुशी है कि देश के अन्य राज्यों ने और लगभग 27 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने इसका लाभ लिया। इसमें महाराष्ट्र भी है, इसमें तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी है, तमिलनाडु भी है। हर प्रदेश ने अपने जो सेक्टर्स में जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे अट्रैक्ट करते हैं। रही बात टेलीकॉम सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर में भी पीएलआई यूनिट्स हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी कई लोगों ने निवेश किया है। जरूरी नहीं है हर सेक्टर में इक्वल निवेश हो। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो भारत आना चाहते हैं, स्वयं उनकी इच्छा अनुसार हम उनको आमंत्रण देते हैं। और इसका काफ़ी विश्व भर में प्रचार प्रसार किया गया। विश्व भर की कंपनियों ने काफ़ी इसमें रुचि ली और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कई सारी चीज़ों जिसमें हम पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर थे, अब देश में बनने लगी। आपने टेलीकॉम का उदाहरण लिया, मैं वाइट गुड्स का भी बताना चाहूँगा कि पिछला प्रश्न उसमें था। पहले एयर कंडीशनर्स या एलईडी लाइट्स बड़े पैमाने पे विदेश से आती थी। पीछे ही मैं रिव्यू कर रहा था, हमारा अंदाजा था 40-45% डोमेस्टिक कंटेंट हो जाएगा एयर कंडीशनर्स में। मुझे खुशी है सदन से साझा करते हुए आपके माध्यम से कि अब 65% से अधिक एयर कंडीशनर्स में भारतीय बनाए हुए, भारतीय मूल के कंपोनेंट्स लगते हैं और ये बढ़ के 80-85% तक अगले 2-2.5 वर्ष में जाएगी। जो शुरुआत की है भातृहरि महताब जी ने पूछी, हमने फिर से क्यों खोली। कई कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स ने इसका लाभ लिया, कई और इसका लाभ लेना चाहते हैं। फिर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जब अप्रोच किया, हमारे पास कुछ निवेश बाकी था तो कुछ सब्सिडी बाकी थी, तो एक और बार विंडो खोली कि और लोग इसका लाभ ले सके, भारत आत्मनिर्भर हो एयर कंडीशनर्स, एलईडीज में, टेलीकॉम में। और ये कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ साथ इस स्कीम ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम भागीदारी की भारत को सक्षम बनाने के लिए। और जहाँ तक वीज़ा की बात है, जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कंपनियाँ आती हैं, साधारणतः अगर वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक ना हो, जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो उसके लिए वीज़ा की प्रावधान किया गया है। जहाँ जहाँ जेन्युइन केसेस पीएलआई से लिंक्ड आते हैं, वो अगर डीपीआईटी को अप्रोच करते हैं तो एमई और होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम चेक करके उनको वीज़ा देने के लिए प्रयत्नशील। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। अब अभी अरविंद सावंत जी ने कहा कि चाइना से और वीज़ास की मांग मंत्रालय कर रही है और ये उन मंत्रालय को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हमको और वीज़ास चाहिए। कुछ दिन पहले आपका प्रश्न क्या? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ दिन पहले यही लिखा कि चाइना से हमको और एफडीआई हमको लेना चाहिए।
तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? डबल इंजन की बात। माननीय सदस्य ने 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, वो भूल रहे हैं कि कितना विफल उनका राज्य रहा कि भारत को पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। हाल में पिछले हफ्ते एक सवाल के जवाब में हमारे मंत्रालय ने साझा किया था देश को कि कैसे कांग्रेस के समय जो इंपोर्ट है, जो आयात होता है, वो इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा कि कहाँ $4 बिलियन का चाइना से आयात होता था, वो बढ़ के लगभग 40-45 बिलियन तक गया। यानी 10 गुना से ज्यादा आयात चाइना से इनके समय में बढ़ा, जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 2.5-2.25 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ यूपीए के ऊपर, और आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, इंडी। आजकल इंडी अलायंस बनी है, पर यह यूपीए है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया। हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था, वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था। क्या उसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट यूपीए के समय लगभग 30 गुना बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट 30 गुना बढ़ा। ये यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चाइना पर भी लगाम लगाया, निवेश पर भी लगाम लगाया। जहाँ तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट एटोनमस रिपोर्ट लाते हैं। उस रिपोर्ट का उनके विचार है कि भारत की सरकार का अभी की स्थिति में एट प्रेजेंट कोई बदलाव नहीं है। जो निवेश चाइना से आता है उसको प्रेस नोट 3 के तहत चेक किया जाता है, और जहाँ जहाँ हमें उचित नहीं लगता है उसको रोका जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी आज भी वही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मात्र सुझाव थे। क्वेश्चन नंबर 104 श्री के प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 104 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। श्रीमती प्रतिभा धनोरकर। अध्यक्ष महोदय, एकंदरीत जो हा 104